हिस्ट्री की कई किताबों के मुताबिक हम इंडियंस लुटेरे थे और शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद कोई फ्रीडम फाइटर नहीं बल्कि आतंकवादी थे और आजादी में सुभाष चंद्र बोस का कोई योगदान ही नहीं था। लेकिन ये सब हम नहीं कह रहे बल्कि हिस्ट्री की उन किताबों से कह रहे हैं जिन्हें हम क्लास 6 से लेकर यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक में पढ़ते हैं। लेकिन आखिर हमें ये झूठा इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा है, और इससे अगर किसी ने पढ़ा नहीं है तो आज मैं आपको प्रूफ के साथ इन इन्फॉर्मेशन को दिखाऊंगा। तो चलिए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब और साथ ही ये भी कि असली इतिहास क्या है। नंबर 1, शहीद भगत सिंह और उनके साथी आतंकवादी थे। बिपिन चंद्र द्वारा लिखी गई इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस नाम की एक बुक को यूनिवर्सिटी के एक चैप्टर में हिस्ट्री बुक की तरह पढ़ाया जाता है। लेकिन इसी किताब के चैप्टर नंबर 20 में शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सूर्य सेन जैसे कई बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स को आतंकवादी बताया गया है। ये वही फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, लेकिन फिर भी इस किताब में इन्हें एक आतंकवादी बताया हुआ है। वैसे तो इस किताब के सारे ऑथर्स इंडियंस ही हैं, लेकिन फिर भी इस किताब में कई सारे ऐसे फैक्ट्स बताए गए हैं जो आधे अधूरे हैं। दरअसल 1930 में जब गांधी जी अपनी फ्रीडम मूवमेंट चला रहे थे तो गरम दल के कई नौजवान नेता उनसे इत्तेफाक नहीं रखते थे, इसलिए इन नेताओं ने अपना खुद का रास्ता चुना और हथियार उठा लिया। इन नेताओं में शहीद भगत सिंह का नाम भी आता है। भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नाम का एक ग्रुप बनाया। ये ग्रुप मेनली हथियारों के दम पर अपनी लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास अपने मूवमेंट को चालू रखने के लिए ना तो पैसे थे और ना ही हथियार। इसलिए इन्होंने एक प्लान बनाया और उसके तहत इन्होंने अंग्रेजों के कुछ वेपन्स और पैसों पर रेड मारी, जिसे चिटागोंग मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस किताब में इसे एक टेरर एक्टिविटी बताया गया है, जो कि बिल्कुल झूठ है। नंबर 2, गांधी जी अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारत वापस आए थे। हमें स्कूल से लेकर कॉलेज तक यही पढ़ाया जाता है कि गांधी जी भारत वापस इसलिए आए थे ताकि वो इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा ले सके, लेकिन ये बात पूरी सच नहीं है। गांधी जी ने अपनी किताब सत्याग्रह में ये बताया कि वो कभी भारत की आजादी के लिए वापस भारत नहीं आना चाहते थे, बल्कि उन्हें भारत बुलाया गया था। उनको वापस भारत बुलाने वाले शख्स थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और वे गांधी जी से पहली बार 1896 में साउथ अफ्रीका में मिले थे। उस वक्त गांधी जी साउथ अफ्रीका में अपना सोशल वर्क करते थे और गांधी जी की प्रतिभा को देखकर गोखले को लगा कि गांधी जी ही भारत की आजादी के लिए सबसे सही आदमी होंगे। इसलिए उन्होंने उसी साल गांधी जी को भारत वापस आने को कहा, लेकिन गांधी जी ने उनकी नहीं सुनी। पर फिर टाइम टू टाइम जब गोखले ने उन्हें बार बार समझाया तो आखिरकार 1914 में गांधी जी वापस भारत आने को तैयार हो गए। गांधी जी ने खुद माना है कि गोखले ही वो इंसान थे जिन्होंने उनके दिल में देशभक्ति जगाई थी। इसके अलावा जब गांधी जी भारत आए तो गोखले ने ही उनका पूरा खर्चा उठाया था। गांधी जी के साबरमती आश्रम से लेकर उनके इंडिया टूर का पूरा पैसा गोखले ने अपनी जेब से दिया था। नंबर 3, गांधी जी एक बूढ़े गरीब आदमी थे। अक्सर हम हमारी किताबों में पढ़ते हैं कि गांधी जी बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। ये बात सच है, लेकिन गांधी जी की इस सिंपल लाइफ को जीने में भी बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते थे। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी जब कहीं पर ट्रैवल करते थे तो वे आम नागरिक की तरह ट्रेन के 3rd क्लास में बैठते थे, लेकिन 3rd क्लास में बैठने के कारण सरकार को उनकी सिक्योरिटी में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी और उनके लिए पूरा डब्बा बुक करना पड़ता था, जिस कारण सरकार का खर्चा कई गुना बढ़ जाता था। इसके अलावा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से वापस आए तो उन्होंने अपने आश्रम के तौर पर एक शानदार से बंगलो को चुना, जो दिखाता है कि गांधी जी एक गरीब आदमी तो बिल्कुल भी नहीं थे, जो कि हम जनरली पढ़ते हैं। नंबर 4, क्या भारत को सच में गांधी जी ने ही आजाद करवाया था? साल 1947 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली का जब जज जस्टिस पीबी चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि क्या अंग्रेज इंडिया को सिर्फ गांधी जी की वजह से ही छोड़कर गए थे, तो इस पर एटली ने थोड़े से सरकास्टिक तरीके से जवाब देते हुए कहा कि नहीं, भारत की आजादी में गांधी जी का योगदान इतना ज्यादा नहीं था, बल्कि सबसे ज्यादा योगदान सुभाष चंद्र बोस का ही था। एटली की तरह ही उस वक्त के कई और ब्रिटिश ऑफिसर्स का भी यही मानना था कि भारत को आजाद करने में सबसे बड़ा योगदान सुभाष चंद्र बोस का था। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली और उनके इन साथी ऑफिसर्स की ये बात सही भी थी, क्योंकि भारत के आजाद होने के पीछे सुभाष चंद्र बोस की मिलिट्री पावर का बहुत बड़ा हाथ था। सुभाष चंद्र बोस के कारण ही इंडियन आर्मी अंग्रेजों से दूर होती चली गई और आखिरकार अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े। लेकिन अगर हम हमारी हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक को देखें तो शायद हमें भारत की आजादी से रिलेटेड कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। इन टेक्स्ट बुक्स में आज के बच्चों को एक तरफ जहाँ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त के कई बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं के बारे में तो बताया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें सुभाष चंद्र बोस जैसे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बहुत कम पता चलता है। अब अगर आपको वीडियो यहाँ तक देखने के बाद ये लग रहा है कि आप देश के इतिहास से जुड़े सारे सच जान चुके हैं, तो आप जान लीजिए कि ये सच्चाई तो कुछ भी नहीं है, बल्कि आजादी के इतिहास के अलावा अभी हमारे इतिहास में और भी बहुत कुछ ऐसा बाकी है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन आखिर हमारी हिस्ट्री किताबें हमें झूठ क्यों सिखाती हैं? आज से कुछ साल पहले जब एक कॉलेज प्रोफेसर ने इतिहास के बारे में जानने के लिए एक NCERT
किताब का सहारा लिया तो उन्होंने देखा कि उस किताब में कई सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल गलत थे। इसके बाद उस कॉलेज प्रोफेसर को डाउट हुआ और उसने क्लास 6 से लेकर 12 तक की सारी NCERT बुक्स को एक एक करके चेक किया। चेकिंग के दौरान उस प्रोफेसर ने देखा कि क्लास 6 से लेकर 12 तक NCERT की हर किताब में ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़ी हुई बहुत सी गलतियां हैं। उस प्रोफेसर ने अपने डाउट को क्लियर करने के लिए इन किताबों को एक बार फिर देखा, लेकिन जब वो दोबारा पूरी तरह से श्योर हो गए तो उसने NCERT को एक RTI एप्लीकेशन भेजी। इसमें उसने खुद के द्वारा निकाले गए इन सारे गलत फैक्ट्स को लिखा और NCERT से इनका प्रूफ मांगा, पर NCERT ने कहा कि उनके पास इन फैक्ट्स से जुड़े कोई सबूत और रेफरेंस नहीं है। NCERT की इन हिस्ट्री बुक्स पर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट होती है। NCERT की क्लास 6 की हिस्ट्री बुक में एक चैप्टर में ऋग्वेद का रेफरेंस लेते हुए ये बताया गया है कि एंशिएंट टाइम में जो ज्यादातर लड़ाइयाँ होती थी वो जमीन और पानी के लिए होती थी और लड़ाई के बाद जो भी दल जीतता था उसका लीडर लूटी हुई चीज को सभी लोगों में बराबर बांट दिया करता था। लेकिन इस किताब में लिए हुए रेफरेंस पर डाउट होता है क्योंकि इस किताब में ऋग्वेद के बारे में लिखा गया है, लेकिन ऋग्वेद में ऐसी कोई भी बात लिखी हुई नहीं है, जो कि एक फॉल्स क्लेम है। इसी तरह कई और भी लोगों को जब NCERT की इन किताबों पर डाउट हुआ और उन्होंने NCERT से इनका रेफरेंस मांगा तो NCERT ने कोई भी क्रेडिबल रेफरेंस देने से मना कर दिया। NCERT की इन बुक्स में गलत फैक्ट होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है इसके ऑथर्स। इन किताबों को लिखने वाले ज्यादातर ऑथर्स JNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और इनमें से भी जो ज्यादातर बड़े ऑथर्स हैं वो JNU के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज से बिलोंग करते हैं। अब इस बात में कोई परेशानी नहीं है कि कोई भी ऑथर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, लेकिन प्रॉब्लम इस बात से है कि JNU का सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज 1970 में बना था और उस वक्त इंडिया में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी पावर में था और क्योंकि किताब लिखने वाली इस कमेटी के ज्यादातर ऑथर मार्क्सिस्ट या फिर लेफ्टिस्ट विचारधारा से संबंध रखते थे, इसलिए इन किताबों में फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के बताया गया है और इन्हीं ऑथर्स द्वारा लिखी हुई किताब स्कूल से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक काम आती है। फिर बाद में जब NCERT ने इन हिस्ट्री बुक्स में बदलाव करने की तैयारी की तब भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की इन कमेटीज ने इसमें भी दखल अंदाजी की। तो क्या हमें भारत का सही इतिहास नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? क्या ये गलत और आधा अधूरा इतिहास हमारी फ्यूचर जनरेशन को कंफ्यूज नहीं करेगा? गाइस, अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।